अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, हमने ये देखा कि जब पाकिस्तानी रुपये और डॉलर की पैरिटी 240 तक टच करती हुई कुछ दिन कबल नज़र आई, तो बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तलबी हुई, एक तहक़ीक़ात का जिक्र हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने आके ये बताया कि हम 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस कर चुके हैं और इस शो कॉज नोटिस की वजह यह है कि इन बैंक्स ने, जो बज़ाहिर नज़र आता है अपेरेंटली इनका जो जुर्म है कि इन्होंने ओवर चार्ज किया, यानी एक एक्सप्लॉयटेशन की इन्होंने उस मार्केट की। और उसकी वजह जब उनसे स्टैंडिंग कमेटी में पूछी गई कि इन बैंक्स ने क्यों किया, तो उनके जो नुमाइंदगान थे उनकी तरफ से कहा यह गया कि वजह यह थी कि डॉलर्स की शॉर्टेज थी मार्केट में और इस वजह से हमने ओवर चार्ज करना शुरू कर दिया। अब सूरत हाल यहां पर नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जो बैंक्स जिन्होंने ये मुनाफाखोरी की, उनके जो बिलियंस रुपीस के प्रॉफिट्स हैं, जो एक्सचेंज गेन्स हैं, आज उनकी तफसीलाती मैं आपके सामने रखूंगा। यही नहीं बल्कि आपको ये बताएंगे कि खुद रेगुलेटर यानी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसका काम है कि इस एक्टिविटी को रोकता या कुछ करता, उसके अपने एक्सचेंज गेन्स कितने रहे हैं, ये भी आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स रखेंगे। और आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस पूरे अरसे के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को कई बार हमने मैसेज भी किया है कि बताएं जी वजारत ख़जाना का किरदार इस सिलसिले में क्या था, वजारत ख़जाना कहाँ थी, वजारत ख़जाना क्या कर रही थी, वजारत ख़जाना जब ये सब कुछ हो रहा था। आप इसको कह सकते हैं ये करेंसी मैनिपुलेशन थी, फाइनेंशियल टर्म्स में मैनिपुलेट किया जा रहा था, करेंसी को ओवरचार्ज किया जा रहा था, शॉर्टेज का फ़ायदा उठाया जा रहा था। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ बांग्लादेश की। 6 बैंक्स, उनके ट्रेजरी हेड्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई बांग्लादेश में हुई जब टका और डॉलर की पैरिटी के अंदर, और उधर भी हमने देखा था कि कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुई और बैंक्स ने एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाए थे। इस सूरत हाल में नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ना इसाकदार साहब ने कोई इस वक्त तक एक्शन यानी इंटरवेंशन की है आपकी इंटरबैंक या ओपन मार्केट में, ना उन्होंने आके कोई डॉलर फेंके हैं, ना उन्होंने आके कोई ओपन मार्केट, कुछ भी नहीं किया है अभी तक उन्होंने। लेकिन डॉलर कम होना शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि शायद 200 रुपए से भी नीचे आ जाए। इसाकदार साहब ने वतन वापसी के बाद उन्होंने जो कहा था कि अभी तो उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं है, अभी उन्होंने जो जिसे कहा था डंडा उठाया ही। उन्होंने क्या कहा था अपनी आमद पर, इसाकदार साहब ने आने के बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कहा है, लेट्स से दिस कि उनकी स्टेटमेंट क्या रही है इस बारे में, फिर आपको प्रॉफिट्स बताते हैं क्या रहे। ये अल्लाह ताला का खास करम है, चूँकि 98-99 भी हमारे साथियों को याद है, 2013-14 भी याद है, मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज़ में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके ज़रिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फ़र्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया 1 रुपया रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ में कमी आई है, 1 रुपया वापस किए बगैर। जैसे वो ऊपर जाता था तो जो तबाही होती थी, अब जो नीचे, जो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की कौम को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो रहा है। नाज़रीन, तो ये इसाकदार साहब थे जब उन्होंने कहा कि जी एक्शन उठाया इस पर, और ये हमने इस पर अभी डंडा चलाया नहीं है, लेकिन ये सामने रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ चार्ट्स हम दिखा सकें, जो हमने कुछ टॉप बैंक्स के जिनके हम नाम इस वक्त मेंशन नहीं कर रहे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप सिर्फ ये फिगर्स देखें कि उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स रही हैं पूरे साल यानी फुल ईयर 2021 में, और सिर्फ 3 माह के अरसे में यानी एक क्वार्टर में जो जून एंडिंग क्वार्टर है 2022 का, उन 3 माह के अरसे के दौरान उनकी आमदनी कितनी रही है। यानी एक साल में अगर एक बैंक ने 4.5 अरब रुपए एक्सचेंज गेन से कमाया था, आप अगर 3 महीने का देखें जून 2022 तक, तो वो तकरीबन 4.4 अरब रुपए सिर्फ 3 माह में वो बैंक कमा चुका था एक्सचेंज गेन से। इसी तरह से एक बैंक ने तकरीबन 2 अरब रुपए पूरे साल में कमाए, पूरे साल में 2 अरब रुपए कमाए,
सिर्फ 3 माह के मुख्तसर अरसे में उसने 3.5 अरब रुपए एक्सचेंज गेन से कमाए। ये सब ओवर चार्जिंग हो रही थी पाकिस्तानी रुपए और डॉलर की पैरिटी के अंदर, डॉलर महंगे दामों बेचा जा रहा था। एक बैंक ने जो तकरीबन 4 अरब रुपए कमाए पूरे एक साल में 2021 के, 3.5 अरब सिर्फ 3 माह के अरसे में उनकी अर्निंग्स रही। इसी तरह से मुख्तलिफ और बैंक्स के जो फिगर्स, और ये आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंस्पेक्शन की है या जो इंक्वायरी बिठाई है वो 2 बुनियाद पर बिठाई है। एक जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहे इन बैंक्स के, और दूसरा जिन बैंक्स ने सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स उठाए। क्योंकि इस स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में आपको ये बताते चलें कि जो आयशा पाशा हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, उन्होंने कहा था कि ये एक बैंक नहीं है जो सब बैंक से मुलविस होते हैं, लेकिन जिन बैंक से खिलाफ शोकॉज हुआ है ये वो बैंक्स थे जिनके प्रॉफिट ज्यादा थे और जिनके वॉल्यूम ज्यादा थे। यानी दोनों सूरतों में ये दोनों जो चीजें थी इनकी ज्यादा थी। स्टेट बैंक ने खुद कितना मुनाफा कमाया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक कहा जा रहा है कि हम लेते हैं। एक्सचेंज गेन स्टेट बैंक के कितने रहे और रेगुलेटर क्या कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही थी, कुछ अहम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ रखेंगे सामने, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने ये तो सुना होगा कि एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है या एक्सचेंज रेट पैरिटी आपकी डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है तो उसके मनफी असरात क्या होते हैं। साबका गवर्नर स्टेट बैंक ने हमें ये समझाया था कि जब आपका डॉलर बढ़ता है तो उसके फायदे क्या होते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट बैंक को क्या फायदे हुए हैं। तो उनकी स्टेटमेंट एक याद दहानी के लिए आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी से उन्होंने कह दिया था कि उससे फायदा होता है। ये सिर्फ हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको अंदाजा हो सके कि रेगुलेटर का काम होता है कि वो इन चीजों को रोकता या मैनिपुलेशन को रोकता। रेगुलेटर खुद एक्सचेंज अर्निंग्स में लगा हुआ था। लेट्स हियर दिस रजा बाकर साहब की स्टेटमेंट, फिर आपको स्टेट बैंक की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दिखाते हैं। जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के ख़ानदान को पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, ये अगर आप स्टेट बैंक की अपनी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखें तो आपको अंदाजा हो कि स्टेट बैंक के अपने एक्सचेंज गेन्स में 105% का इजाफा हुआ है, जो 66 बिलियन से बढ़कर 135 अरब रुपए हो चुके हैं। ये 2021 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट बैंक की, जो हम डॉक्यूमेंट्स 2 ड्राफ्ट जो है चला सकें, अगर जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, वो जो 2 डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये वो प्रॉफिट्स है जिसके अंदर एक जंप हमने देखा, शार्प आया, 135% का इजाफा जो है इन अर्निंग्स में एक्सचेंज गेन्स की सूरत में हुआ। डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। माशू जफर प्राचा साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के प्रोग्राम में नुमाइंदगी करेंगे। मैं फरूख साहब आपसे पूछूंगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री किधर थी जब ये हो रहा था, सब कुछ एक्सचेंज गेन्स हो रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किधर था, मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे थे सर उस वक्त, उनका क्या किरदार था, कितना बड़ा सवाली निशान उनके किरदार पे? फरूख सलीम साहब। देखिए सैफान साहब, कानूनी तौर पे तो जो बैंक का रेगुलेटर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, वो सेंट्रल बैंक है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्या इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई गलती की, ये जानने के लिए हमें बहुत सारी और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर एक मॉनिटरिंग इदारा है, एक रेगुलेटरी इदारा है बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो उसमें मुमकिन है कि कुछ लैग पीरियड आता हो, जिसका मतलब ये है कि बैंक अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक तक कितनी देर में पहुंचती है। हो सकता है उसमें 10 दिन का लैग हो सकता है उसमें महीने भर का, 2 महीने भर का लैग हो, और वो लैग के बाद फिर स्टेट बैंक को पता चलता है कि बैंक्स क्या कर रहे हैं। देखिए, जब भी जिसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी, यानी कि रुपए और डॉलर की कीमत बहुत ही तेजी से या तो गिर रही हो या बहुत ही तेजी से चढ़ रही हो, तो उसके दौरान फिर 2 किस्म के सट्टाबाज जो हैं, एक तो ओपन मार्केट के अंदर वो भी फायदा उठाते हैं, और फिर बैंकों की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो बैठे लोग हैं वो भी मैनिपुलेट करते हैं। तो मुल्क के लिए और मुल्क के जो सरमायाकार लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बेहतर ये होता है कि जो करेंसी का रेट है वो मुस्तहकम रहे,
उसमें वॉलेटिलिटी ना आए। अगर उसने गिरना है तो धीरे धीरे गिरे, अगर उसने मजबूत होना है तो धीरे धीरे मजबूत हो। अभी जो बहुत तेजी से गिरता है या बहुत तेजी से चढ़ता है, ये दोनों चीजें अच्छी नहीं। लेकिन फरूख साहब, ये तो आप समझते हैं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि शायद लैग से पता चलता हो। ये जो हुआ, ये तो जो तहकीकात भी हो रही है, ये तो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से बज़ाहिर इसलिए लगा कि एक व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उसमें बताया जाता है कि करेंसी बहुत जल्दी 250 पहुंच जाएगी या 300 पहुंच जाएगी। फिर बैंक्स इस तरह किरदार अदा करते हैं कि वो ओवर चार्जिंग शुरू करते हैं, यानी इस पैनिक का फायदा बैंक्स उठाते हैं, वो इंपोर्टर्स को ज्यादा रेट देते हैं, आगे इंटर बैंक में रेट ओवर चार्ज होता है। और फिर आपको नहीं लगता कि इस पूरे सिस्टम में कोई मुस्तफीद हुआ है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, या फिर वो इट वॉज फैसिलिटेटिंग दिस? क्या हो रहा था ये फरूख सलीम साहब, बगैर इसके हो सकता है? सैफान साहब, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ने मैनिपुलेट किया है और बेशुमार फायदा उठाया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, आपके इल्म में होगा कि बांग्लादेश में भी उनका जो सेंट्रल बैंक है उसने तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के चीफ्स को निकाला भी गया है, उनकी छुट्टी भी की गई है, उनकी जॉब से उनको निकाला गया। पाकिस्तान में ऐन मुमकिन है कि इन मैनिपुलेटर्स ने इजाफी पैसा कमाया हो जो बैंक की ट्रेजरीज में गया है, और इसी की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि अभी पिछले जो हम 10-11 दिनों से मुसलसल देख रहे हैं कि रुपया मजबूत हुए चला जा रहा है। जो हमारे अब वजीर खजाना है उनका शायद खौफ है, डर है, उनका इल्म है इन मार्केट्स के अंदर, उनकी फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह पैसे बनाते हैं, वो जानते हैं, और उनका तजुर्बा है कि ओपन मार्केट में जो सट्टाबाज बैठे हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो आपने देखा कि 11 दिनों से वो डार साहब का जो खौफ है, उस खौफ के नतीजे में जो है वो रुपया बहुत तेजी से मजबूत हुआ है। और फरूख साहब, ये बताते जाएं, क्योंकि अगर ये बैंक्स और ये सब कुछ हो रहा था, ओवर चार्जिंग भी हो रही थी, तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि प्राइमरीली रोल तो इट वाज अबाउट द रेगुलेटर एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बट वेयर वाज द फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पूरी सूरत हाल में? जिस आप कह रहे हैं ना कि इसहाक डार ने अभी तक कुछ किया नहीं है, कोई जिसे कहा जाए कि उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की है, इट इज ओनली द कम्युनिकेशन या उनका जो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया जिसकी वजह से मार्केट्स सीधी होना शुरू हो गई हैं। आप कह रहे हैं उनको बेहतर समझ भी है कहाँ कहाँ स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन होती है। तो मिफ्ता साहब क्या कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल में? ना उनको स्पेकुलेटर्स का पता था, ना उनको मैनिपुलेटर्स का पता था। इसहाक डार साहब लंदन से बैठकर बार बार बोल रहे थे, इंटरव्यूज में, हमारे प्रोग्राम में बोल रहे थे कि ये यरगमाल हो चुकी है हुकूमत इस माफिया के हाथों और इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन मिफ्ता साहब को पता नहीं था, इसहाक डार साहब वहां से बता रहे थे लंदन से कि हम यरगमाल हो रही है, हम इस माफिया के हाथों हमारी हुकूमत। फरूख साहब, अच्छा सैफान साहब, जब हम करेंसी रेट की बात करते हैं, रुपए डॉलर की बात करते हैं, तो दो चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो जज्बात या सट्टाबाजी, और दूसरा है जो बुनियादी कमजोरी या बुनियादी मजबूती। देखिए, जो सट्टाबाजी हो रही थी उसको आप समझ लीजिए कि जो दूध के ऊपर मलाई थी, जो खा रहे थे बैंक के सट्टाबाज भी और ओपन मार्केट के अंदर, वो तो शायद इसहाक डार साहब के डर से जो है वो भाग गए। लेकिन एक बुनियादी कमजोरी है रुपए के अंदर, और वो बुनियादी कमजोरी आती है हमारे तिजारती खसारे के नतीजे में। तो हमने शायद इसहाक डार साहब ने यहाँ पे शायद जो जज्बात की बुनियाद पे, सट्टाबाजी की बुनियाद के ऊपर जो रुपया कमजोर हो रहा था, उसको तो शायद वो भगाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये नहीं भूलिए कि इसके साथ साथ जैसे आपने इंटरवेंशन का जिक्र किया, बिल्कुल इंटरवेंशन भी हुई है। स्टेट बैंक की तरफ से नहीं हुई, लेकिन हमने देखा कि जैसे जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोल रहे थे इंपोर्टर्स की तरफ से, उनको रोक दिया गया था, वो चोक हुए हैं। जो डिविडेंड्स यहाँ पे बैरूनी कंपनियां पाकिस्तान में हैं जो अपने डिविडेंड्स तकरीबन $150 मिलियन महीने का बाहर भेजती थी, उनको रोक दिया गया। जो एयरलाइन के टिकट थे, जो आप और मैं बैरूनी एयरलाइंस के टिकट खरीदते हैं, या जो हमारा माल एक्सपोर्ट होता है जिसको हम सी फ्रेट कहते हैं, उनको भी रोक दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली की गई हैं जो अगेन सफान साहब मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल नहीं है। महीना 2 महीना तो खैर ये काम चल सकता है और उसकी बुनियाद के ऊपर हम रुपए को मजीद मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक ये चीज नहीं चलेगी। और फिर वो जो बुनियादी कमजोरी है जो तिजारती खसारे के नतीजे से आती है, जो करंट अकाउंट के खसारे से आती है, वो फिर रुपए के ऊपर बोझ बनेगी और वो हम देखेंगे कि रुपए के ऊपर बोझ बन रही। मतलब एक हद तक है, आप कहते हैं फिर ओवर वैल्यूएशन ना हो, ये भी, और दूसरा एक हद तक आप कहते हैं इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जफर राजा साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मामला सारा हुआ, क्योंकि आप खुद एक एक्सचेंज कंपनी और एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर,
तो इस दौरान जब बैंक्स प्रॉफिट बना रहे थे और ये सब कुछ चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का किरदार क्या था? क्योंकि एक बड़ा फर्क देखा है हमने एक फाइनेंस मिनिस्टर के जाने से और दूसरे के आने से। एकदम करेंसी मार्केट में इतनी चेंज हुई है, इतनी चीजें बदली हैं, तो इसका मतलब इट वाज द पर्सन, द फाइनेंस मिनिस्टर, जो शायद देख नहीं रहा था सही तरह के क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या मैनिपुलेशन हो रही है, क्या स्पेकुलेशन हो रही है। तो क्या मिफ्ता इस्माइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? जफर बरासा साहब। जफर बरासा साहब, आप तक नहीं आवाज आ रही है, तो हम आते हैं एक ब्रेक के बाद जफर बरासा साहब से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, फिर आते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, अहम तरीन सवालात और कुछ और अहम हकाइक आपके सामने रखेंगे कि अब 200 की बात हो रही है, 200 से भी नीचे जाएगा क्या, और कब तक जाएगा, किस डेट तक जा सकता है और कहां तक जा सकता है, क्योंकि 170 180 तो खुद इसादार कह चुके हैं अपने इंटरव्यूज में। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ तफसीलन अहम हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। जिस स्टैंडिंग कमेटी के इजलास का बड़ा चर्चा हुआ, उस इजलास की जो पिछली हेयरिंग थी नाज़रीन, उस हेयरिंग के अंदर हमने देखा कि काफ़ी सवालात उठाए गए जो हमारे मेंबर असेंबली थे उनकी तरफ से। इन सवालात के अंदर बार बार ये पूछा जाया गया कि बार पूछा गया उनकी तरफ से कि उन बैंक्स के नाम क्या हैं, उन बैंक्स के नाम क्या हैं, उन बैंक्स के यानी जो ऑफिशियल्स थे स्टेट बैंक के या दीगर जो ऑफिशियल थे मिनिस्ट्रीज़ के, कि आप बैंकों के नाम, हालांकि बैंकों के नाम पहले आ चुके थे, ये बहुत पहले यानी बाकायदा पब्लिश्ड हो चुके थे सितंबर के अंदर ही, एंड ऑफ सितंबर। और ये नहीं पूछा जा रहा था कि आपने जो शो कॉज दिया है वो किस तारीख को दिया है, और उस इन्वेस्टिगेशन यानी शो कॉज की बुनियाद के ऊपर जो आपको जवाब आना था वो कब आया है, आया नहीं आया, और उसकी बुनियाद पे आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े, ये किसी ने नहीं, ये कोई नहीं पूछा था। कोई ज़्यादा शोर शराबा यही था असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में, जो अंदर की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, वो यही सवाल थे कि आप बताएं बैंकों के नाम क्या है, बैंकों के नाम क्या है। बज़ाहिर बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि ये मामला और ये इंक्वायरी भी दब जानी है, इसमें आगे कुछ नहीं होना। लेकिन क्या ये, मैं प्राचा साहब क्योंकि एक स्टेक होल्डर है इंडस्ट्री के, नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप एसोसिएशन कुछ हेड करते हैं एक्सचेंज कंपनीज की, प्राचा साहब क्या ये कुछ होना है, या फिर ये असेंबली के अंदर और सियासत की नज़र और फिर ये शो कॉज के बाद मामला ख़त्म हो जाना है, दब जाना है, ना असल नाम सामने आना है, पीछे कौन करवा रहा था सामने आना है, कुछ भी पता नहीं चलना? जफर बरासा साहब। जफर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। जफर बरासा साहब तक नहीं आ रही। फरूख अली साहब, मैं आपसे एक बार ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सी अहम, जैसे शुगर माफिया या बहुत से ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे इकोनॉमी जिस तरह चलती है कि सियासतदान, फिर कुछ खास लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज में जो सियासतदानों के इर्द गिर्द होते हैं, फिर एक माफिया, एक लॉबी होती है, हर तरफ नजर आती है वो। आप बैंक्स नहीं, आप शुगर माफिया देख लें, आप वीट, हर जगह उठा के देखें। आपको लगता है कि विल स्टेट बैंक बी एबल टू रीच टू एनी कंक्लूजन ऑन दिस, या फिर आपको लगता है ये शो कॉज के बाद खुद ही मामला खत्म हो जाना है, क्या होना है इसमें आगे? फरूख साहब देखिए, जहां तक बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनका जो बिहेवियर है वो किसी कार्टेल से मुख्तलिफ नहीं है जी। इनका जो, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में स्प्रेड, जिसका मतलब ये है कि आप बैंक के पास जाते हैं पैसे जमा करवाने के लिए, तो वो आपको 4-5% से ज्यादा नहीं देते। अगर आप उनसे जाके उधार लेने जाते हैं तो वो कम से कम आपको कहते हैं कि जी वो उससे 3 गुना ज्यादा होगा। या फिर जो काइबर कहलाता है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, उसमें 2-3% और जमा करके देंगे। मकसद ये है कि इनका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में, यानी कि वो जमा करवाने वाले को पैसे बहुत कम रिटर्न देते हैं और उधार देने वाले को वो उससे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। और फिर आजकल तो ये हो रहा है कि बेतहाशा पैसा जो आपसे, आपका और मेरा डिपॉजिट होता है, वो सादा जो बैंक है वो हुकूमत की ट्रेजरी बिल में लगा देते हैं। तो वो ट्रेजरी बिल में आजकल 15.5-16% उनको मिल जाता है, तो वो घर बैठे मुफ्त की कमाई करते हैं। तो रियली ये कार्टेल्स को जो तोड़ने का तरीकाकार है, उस पे स्टेट बैंक ने, मैं समझता हूँ कि कुछ खास तवज्जो नहीं दी। अभी नहीं, ये कई सालों का चक्कर चल रहा है कि बैंक्स मिलके जो है दे हैव अ कार्टेल लाइक बिहेवियर। लेकिन पहले सफान साहब जो हम बात कर रहे थे रुपए डॉलर की, उसमें एक निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रुपया किसी भी सूरत में ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए।
उसके नुकसानात बेतहाशा हैं और वो हमने माजी में देखा है। देखिए, इसहाक डार साहब का जो टेनियर था 2013 से 2017 तक का, वो बहुत ही जबरदस्त टेनियर था, क्योंकि 2013 में आप देखें तो जो औसतन रेट रहा वो $101 का, $101 का $1 मिलता, और उसके 4 साल बाद 2017 में जो औसतन रेट था उस पूरे साल का वो 105 था। तो आप सोचिए कि किस खूबसूरती से 3-4 साल जो है वो रुपए का रेट मुस्तहकम रहा। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि हमारा रुपया ओवर वैल्यू हो गया, और जब ओवर वैल्यू हो जाता है तो फिर हमारे अपने एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका माल नहीं बिक पाता, और जो इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में सस्ती हो जाती हैं। तो आप और मैं इंपोर्ट्स बेतहाशा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं पाती, फिर करंट अकाउंट का खसारा। आपने देखा कि 2017 के फौरन बाद करंट अकाउंट का खसारा एकदम 16-17 अरब डॉलर पे पहुंच गया, और फिर हम मजबूर हो जाते हैं IMF के पास जाने से। सही। तो ये बात भी जहन में जरूर रखना है, ओवर वैल्यू ना हो, ये आपने सब भी कहा। लेकिन मैं इसहाक डार साहब का ये क्लिप भी आपको सुना देते हैं। नाज़रीन, ये किधर जाएगा डॉलर, हम इस सवाल उठाते हैं अपने पैनल से भी। पहले आपको सुनाते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही हैज़ अ एजेंडा, ही हैज़ अ प्लान इन हिज माइंड। वो बात करते हैं लो इंटरेस्ट रेट की, वो बात करते हैं इन्फ्लेशन को कम करने की, वो बात करते हैं करेंसी को स्टेबल रखने की। लेकिन वो किस लेवल पे देखते हैं, कब तक, कहाँ तक, लेट्स हियर दिस। उन्होंने नदी मलिक साहब को क्या कहा था रिसेंटली, लेट्स हियर दिस। देखिए 18 रुपये हो गया है, 24 है, मैक्सिमम 24 दिन कर लें। 24 दिनों में 24 रुपये एडजस्टमेंट हो जाएगी, जल्दी होना चाहिए। बट मैं देखिए वो जो होती है ना बास टेकन कैरेट वाला फॉर्मूला, वो मैं इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ कि बहुत ही कोऑपरेट कर, खुद ही कर रहे हैं। अक्टूबर का एंड इसका मतलब है कि यकम नवंबर को इट शुड बी अराउंड $200 इंशाल्लाह। और वो भी पाकिस्तानी है जी, मुझसे ज्यादा वो यानी है लॉयल, मुझसे ज्यादा उनको शायद पाकिस्तानी फिक्र होगी। बंदा इस छोटे से फ्लो में काम करते हैं, उसको ये नहीं आती कि मेरे यार ये चंद जो करोड़ हैं या मैं भी चंद अरब बना रहा हूँ, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। बज़ाहिर बगैर किसी इंटरवेंशन के जफर राजा साहब, ये 200 तक अक्टूबर के एंड तक आ जाएगा। ये मिफ्ता साहब के दौर में 240 तक जा रहा था, अब 200 तक आ जाएगा। कोई इंटरवेंशन नहीं है। क्या कर दिया सागदार साहब ने ऐसा जो मिफ्ता साहब नहीं कर पा रहे थे, या मिफ्ता साहब कर रहे थे और ये नहीं कर रहे? जफर राजा साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जफर साहब, आपको आवाज आ रही है? जफर साहब को अभी भी इस पर जो है हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता बहाल हो सके। फरोज सलीम साहब ये कह रहे हैं 200, और एक इंटरव्यू में पहले 170-180 भी कह चुके हैं। वेयर डू यू सी, और आप मुझे नहीं आप पता है कि आप स्पेकुलेट तो नहीं करेंगे लेवल्स को। अच्छा, जफर साहब साथ हैं अब हमारे? नहीं, अच्छा नहीं जी। फरोज सलीम साहब, आपको लगता है 200 बाय अक्टूबर एंड? फरोज सलीम साहब, डॉक्टर फरोज सलीम साहब।